सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं आपसे बोलूंगा पार्टिसिपेट करना है तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ईमानदारी से। पॉइंट नंबर 8 को जल्दी से एक बार रीड करिए क्या है और फिर समझ के मुझे बताइए क्या है पॉइंट नंबर 8। अगर आप खुद से दिमाग नहीं लगाओगे तो मेरे समझाने पे आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। 2-3 टेक्निकल बातें बची हैं इस सेक्शन से रिलेटेड। जीएसटी में आपको रिवाइज करवाऊंगा, जीएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, पढ़िए जल्दी से इस पॉइंट को। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आप दिमाग नहीं लगाएंगे, मेरे बताने के बाद तो आपको समझ आएगा, पहले से दिमाग लगाइए उस पर। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ उसी बिजनेस की इनकम से सेटल होगा। व्हाट डज इट मीन्स? एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं बच्चे। एक पर्सन है मिस्टर मास जिनका सीए इन प्रैक्टिस का बिजनेस है, ठीक है, ये मतलब ये एक प्रोफेशन है सीए इन प्रैक्टिस। बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, जो फोकस नहीं करेगा उसको नहीं आएगा समझ में। सीए इन प्रैक्टिस का इनका है बेटा, इनकी ग्रोस रिसीट हुई है मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपीस और इनके खर्चे हुए हैं मान लीजिए एक्सपेंसेस हुए हैं 30 लाख रुपए। आपको पता है ना अपन के सीए वगैरह के कोई खर्चे नहीं होते हैं, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.2 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ये आप पीडीबी कैलकुलेट कर रहे हो बेटा मिस्टर मास का, लेकिन ये कौन सा बिजनेस है, नॉर्मल या स्पेसिफाइड? दिस इज नॉर्मल बिजनेस। बेटा यही मिस्टर मास का एक और बिजनेस है, मैं आपको बता दूं, एक और बिजनेस है, ध्यान से सुनना बेटा। अभी आपका प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 1 करोड़ 20 लाख। एक चीज मुझे बताइए ईमानदारी से, सरकार आपसे कितने अमाउंट पे टैक्स मांगने वाली है? 1 करोड़ 20 लाख। एग्री करते हैं इस बात से? अब ध्यान से सुनना बेटा, मिस्टर मास ने क्या करा, एक वेयरहाउस, मिस्टर मास ने एक 5 स्टार होटल ओपन कर ली है। क्या ये स्पेसिफाइड बिजनेस है? दिस इज स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 3580 जो मैं आपको समझा रहा हूं। दिस इज मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए प्लीज फोकस करिएगा। 3580 की स्पेसिफाइड होटल, अच्छा 5 स्टार बिजनेस। बेटा क्योंकि अभी नई नई होटल ओपन करी है तो यहाँ पर मेरी जो सेल्स आई है ना वो आई है सिर्फ 80 लाख, लेकिन होटल बनाने में 5 करोड़ का खर्चा आ गया था। कितने करोड़ का? और क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस है तो आपको 100% डिडक्शन मिल गया होगा आज के आज, यस और नो? सब एग्री करते हैं इस बात से? तो बेटा आपका एक्सपेंस हो गया 5 करोड़ और आपका खर्चा सिर्फ है 80 लाख। आप मुझे बताइए पीडीबीपी में प्रॉफिट है या लॉस है आपके पास इस बार? कितना है? 4.20 करोड़ रुपीस का लॉस है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, आप पता है इस लॉस को इस वाले प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। दिस एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। ये एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है बच्चे, समझना बात को। सरकार को कितनी इनकम पे ऑलरेडी टैक्स लेने का हक बनता था? 1 करोड़ 20 लाख। सरकार ने बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आपको पता है बेनिफिट क्या दिया कि आप 100% डिडक्शन आज के आज ले लीजिए। लेकिन बेटा सरकार पता है आपको डिडक्शन का बेनिफिट तो दे रही है, लेकिन सरकार उसके लॉस का बेनिफिट आपको नॉर्मल इनकम पे नहीं दे रही। सरकार का कहना है कि नॉर्मल बिजनेस इनकम पे हम टैक्स अलग लेंगे और स्पेसिफाइड को हम बिल्कुल अलग ही देखेंगे, और हम स्पेसिफाइड को कभी भी किससे एडजस्ट नहीं करने देंगे, नॉर्मल वाले से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सब लोग अच्छे से इसको समझ ले। यहाँ पर स्पेसिफाइड वाला क्या ये नॉर्मल वाला क्या स्पेसिफाइड की हेल्प कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको पता है क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि बेटा सरकार पता है ख्वाब देख चुकी थी, जैसे ही आपने 1 करोड़ 20 लाख कमाए थे ना, तो सरकार के ख्वाब में पैसा आ रहा था कि 1 करोड़ 20 लाख पे क्या आने वाला है? टैक्स। आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करके उसमें लॉस कर लिया। कायदे से आपको मैं बता दूं, कायदे से एक बिजनेस का लॉस और दूसरे बिजनेस की इनकम एडजस्ट हो जाती है। यहां पर सिर्फ इसलिए एडजस्ट नहीं हो रही क्योंकि दिस इज स्पेसिफाइड बिजनेस, इसका लॉस इससे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। किस किस को ये बात क्लियर है जल्दी से? अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, इसका लॉस इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन बेटा इसका इससे हो जाएगा। मतलब नॉर्मल बिजनेस में अगर लॉस है आप उसको स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, बट उल्टा नहीं हो पाएगा। उल्टा मतलब क्या नहीं होगा यार? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस विल नेवर बी एडजस्टेड अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस इनकम। वजह साफ है बेटा, सरकार ख्वाब देख चुकी थी 1 करोड़ 20 लाख पे टैक्स लेने के, इसलिए सरकार ने क्या बोल दिया कि यहाँ पर भले ही लॉस है, आप एक काम करिएगा। सरकार बेटा मैं आपको बता दूं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में आप पढ़ोगे, दिस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड ईयर्स। यू कैन कैरी फॉरवर्ड 4.2 करोड़ फॉर अनलिमिटेड ईयर्स, बट आप उसको नॉर्मल में यूज नहीं कर पाओगे। आप इसको यूज कहां ही कर पाओगे बेटा? स्पेसिफाइड बिजनेस में। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस विल बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस विल बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। एक काम करते ना यार, मिस्टर मास ने एक और बिजनेस ओपन करा, इस बार बेटा वेयरहाउस खोल लिया है शुगर के लिए। क्या ये भी एक स्पेसिफाइड बिजनेस है? यस।
बेटा इस वाले बिजनेस में क्योंकि वेयरहाउस बहुत पुराना ही था उनका, मान लीजिए यहां पर उनकी इनकम थी 7 करोड़ रुपीस और यहां पर उनके एक्सपेंस हैं 2 करोड़ रुपए, तो पीडीपीपी कितना आ रहा है 5 करोड़। आपको पता है क्योंकि ये स्पेसिफाइड है 35 एडी है, अब ये जो 4.2 करोड़ रुपीस का जो लॉस है ना वो इस 5 करोड़ में एडजस्ट हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, इट कैन नेवर बी एडजस्टेड अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस इनकम। किस किस को बात क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? अब एक काम करिए बेटा, ये टेक्निकल पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं, एक काम करिए इसको रीड करिए पॉइंट, इसीलिए मैंने कल क्लास ही एंड कर दी थी इस पॉइंट के आते से ही। पॉइंट नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, इट कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल, नॉर्मल के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, केस स्पेसिफिक है, अगर उल्टा केस होगा ना बच्चे ध्यान से सुनना, अगर सीए प्रैक्टिस से लॉस होता और इनकम पता है कहां होती स्पेसिफाइड में, तो एडजस्टमेंट अलाउड है। एडजस्टमेंट कब अलाउड नहीं है? जब लॉस कहां पर है बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस में और इनकम कहां पर है नॉर्मल बिजनेस। बात क्लियर है आपको? दिस इज ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद बेटा मुझे एक पॉइंट और आपको बताना है और ये अपना सेक्शन इसके बाद अपन कंक्लूड करेंगे, फिर अपन देखना है अपन को क्या करना है, क्योंकि यही अपना थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था जो कि अपन को कवर करना था और हो गया बहुत अच्छे से। तो ये तो अपना हो गया 8 पॉइंट। बेटा इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको कंपाइल करवा दूंगा कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं और कैसे क्या करना है सब कुछ। सबसे पहले आ जाए बेटा 14th वाले पॉइंट पर, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अगेन अगर आप फोकस करेंगे बेटा एक ही बार में समझ आएगा आपको। देखिए क्या लिखा है, पढ़ के सिर्फ एक बार मुझे बता रहे, मतलब आप अपने आप को समझ लें सिर्फ इतनी चीज कि लिखा क्या है। पढ़ लीजिए जल्दी से, मैं करवा दूंगा कंक्लूड। अभी क्या लिखा है यार, असेट ऑन विच डिडक्शन इज क्लेम शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। एक मिनट बेटा, अगेन वही मिस्टर मास वाला एग्जांपल, सीए इन प्रैक्टिस भी और क्या भी है स्पेसिफाइड बिजनेस। आप मुझे बताओ एक असेट जो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए लिया था, 100% डिडक्शन लिया था, क्या उसको सीए इन प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए था? आप बताओ मुझे, एक असेट है जो आपने किस लिए लिया था बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो आपको उसको यूज कहां ही करना चाहिए था यार स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। सरकार बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सरकार आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। सरकार बोल रही है असेट जिस पे आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर कौन सा बिजनेस? स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 8 इयर्स। कम से कम कितने सालों तक उसको स्पेसिफाइड में ही यूज होना पड़ेगा? 8 साल। बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपने 8 साल से पहले अगर आपने उसके यूज में चेंज करा ना, अगर आप उसको स्पेसिफाइड से सीए इन प्रैक्टिस में लेके आए तो सरकार आपसे बदला लेगी इस बार। आपको पता है सरकार आपसे बदला लेती है बेटा। पहले सरकार आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया? स्पेसिफाइड बिजनेस का असेट है उसको कहां ही यूज करो स्पेसिफाइड बिजनेस, कितने साल तक? 8 साल। अब आपके पास बेटा ऑप्शन है सरकार की बात मान लो। आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप सरकार की बात मान लो या फिर बेटा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने किसी भी वजह से सरकार की बात नहीं मानी तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सरकार आपको छोड़ेगी या वो इस बार आपको पनिशमेंट देगी? पनिशमेंट देगी बेटा। सरकार पता है क्या बोलेगी? देखिए सरकार बोलेगी कि कुछ अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। समझिएगा बात को, सरकार आपसे क्या बोलेगी कि कुछ अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। मतलब बेटा अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी तो वो बोलेगी कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे निकालोगे टैक्सेबल अमाउंट? बेटा मैं आपको बता दूं, आपने डिडक्शन क्लेम किया होगा, कितना किया होगा? 100%। तो जो आपने 100% डिडक्शन क्लेम किया होगा आप उसको ले लोगे। मान लीजिए बेटा अपन फिगर में भी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, कोई भी पैनिक मत करना, इजी है। आप डिडक्शन ले लोगे बेटा, मान लीजिए आपने डिडक्शन ले लिया था 5 करोड़, तो आपने वापस से वही डिडक्शन लिया वर्किंग में। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ये थी बिल्डिंग, ये जो असेट था ना ये थी बिल्डिंग। बिल्डिंग पे आपने 100% डिडक्शन ले लिया था तो आपको क्या नहीं मिला था? डेप्रीसिएशन। क्लियर है आपको ये बात? क्योंकि आपने 100% लिया होगा तो आपको क्या नहीं मिला होगा? डेप्रीसिएशन। तो बेटा सरकार आज आपको डिसअलाउ कर रही है 100% डिडक्शन, लेकिन क्या आपका डेप्रीसिएशन पे हक बनता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, सरकार आपको, क्योंकि आप असेट को 8 साल से पहले नॉन स्पेसिफाइड में ट्रांसफर कर रहे हो तो सरकार आपसे बदला ले रही है और सरकार आपको टैक्सेबल कर रही है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या उसको पूरा 100% टैक्सेबल करना चाहिए या डेप्रीसिएशन अलाउ करना चाहिए फिर उसको? क्योंकि बेटा 100% क्लेम लेने की वजह से आपको क्या नहीं मिला था? डेप्रीसिएशन। तो जब आज सरकार आपसे 100% डिसअलाउ करवा रही है तो आपको उसको क्या डिडक्शन, क्या उसको डेप्रीसिएशन का बेनिफिट देना चाहिए? यस। तो बेटा जितने भी साल होंगे ना आप उतने सालों का क्या ले लोगे? डेप्रीसिएशन। मान लीजिए डेप्रीसिएशन आया 2 करोड़ रुपए, दिस इज नोशनल डेप्रीसिएशन। बेटा आपको मिला नहीं था लेकिन सरकार आपको टैक्सेबल करते टाइम बेनिफिट दे रही है उसका, क्योंकि आपको मिलना चाहिए था वो डेप्रीसिएशन। तो 5 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए का आपको डेप्रीसिएशन मिल जाता तो कितनी आपकी वैल्यू बचना चाहिए थी?
3 करोड़, सरकार बोल रही है दिस 3 करोड़ रुपीज विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ये कहां टैक्सेबल होगा बच्चे? पीजीबीपी के अंदर। वापस से अभी कोई ऐसा कोई वो नहीं है अपन को। अपनी ये जो क्लास है ना, इस क्लास में अपन को इसी पॉइंट को बस डिस्कस करना है और इसको सेक्शन को कंपाइल करना है। और ये सेक्शन मतलब ये टेक्निकल है थोड़ी सी बात, तो ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए वापस से। सरकार ने आपसे क्या बोला? पहली चीज सरकार ने आपसे बोला कि भैया जो स्पेसिफाइड बिजनेस का असेट है उसको आप कहां ही यूज करो। स्पेसिफाइड बिजनेस उसको 8 साल से पहले कहां ट्रांसफर मत कर देना गलती से भी, नॉन स्पेसिफाइड। अगर बेटा हो गई गलती, अगर गलती हो गई तो सरकार छोड़ेगी क्या? क्या सिर्फ सॉरी बोल दोगे काम चल जाएगा? नहीं, सॉरी बोलने से बेटा काम नहीं चलेगा। इस बार आपको पता है जो डिडक्शन आपको मिला था उसको आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो कितना डिडक्शन आपको मिला था? 5 करोड़। बच्चे ध्यान से सुन लो सभी लोग, कितना डिडक्शन आपको मिला था ऑलरेडी? 5 करोड़। तो सरकार बेटा उस 5 करोड़ को टैक्सेबल करना चाहती है, लेकिन एक चीज बताइए, उस डिडक्शन की वजह से आपका एक नुकसान हो रहा था, वो क्या था? डेप्रीसिएशन। तो बेटा जब डिडक्शन डिसला हो रहा है तो क्या डेप्रीसिएशन आज मिलना चाहिए? यस। तो आप बेटा जितने भी सालों का नोशनल डेप्रीसिएशन होगा ना, वो नोशनल डेप्रीसिएशन आप ले लोगे। मैं आपको बता दूं, ये कैलकुलेशन आपको सीए इंटर लेवल पे कभी नहीं पूछा जाएगा। ये कंसेप्ट अगेन सीए फाइनल से रिलेटेड है, लेकिन समझना जरूरी है, कंसेप्चुअली समझना जरूरी है बेटा। 5 करोड़ रुपए डिडक्शन मिला था, 2 करोड़ रुपए का आपको डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए था, तो बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो आपको क्या होने वाला है? टैक्सेबल। यहां पर बेटा कंडीशन आपको पता है, ये 3580 का जो आपको बेनिफिट मिला है ना, ये कंडीशनल बेनिफिट है। और कंडीशन क्या लगा रहा है कि 8 साल तक असेट को कहां यूज करो? स्पेसिफाइड। नहीं करोगे तो टैक्सेबल। अरे नहीं करोगे तो टैक्सेबल कर देंगे। और टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे? जितना डिडक्शन क्लेम किया था माइनस कर दोगे बेटा जितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। मिला नहीं है लेकिन मिलना चाहिए था, तो जो भी अमाउंट आएगा वो बन जाएगा टैक्सेबल। अब एक चीज बताओ, ये जो टैक्सेबल होगा ये कौन से वाले बिजनेस में होगा? दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस 3580। समझिएगा बात को, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस के असेट का डिडक्शन मिला था तो वहीं उसी में वो क्या होने वाला है? टैक्सेबल। बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो असेट है ये अपनी सीए इन प्रैक्टिस वाले बिजनेस में आ रहा है। ये मुझे बताओ ये कौन सा बिजनेस है? नॉर्मल। तो सभी लोग फोकस के साथ सुनेंगे बात को, मैं आपको कंपाइल करवाऊंगा जब आपको बहुत अच्छे से चीजें जो आपके लिए रेलेवेंट होगी वो आपको उस टाइम पे सब क्लियर रहेगी। अभी से फोकस करके समझ लो बेटा, जब सी इन प्रैक्टिस में ये असेट आएगा, क्योंकि आप यही तो कर रहे हो यार, मान लो 6 साल बाद आप यहां लेकर आ रहे हो तो 6 साल बाद असेट कहां आ रहा है? यहां पर। तो क्या यहां पर उसको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? यस। अरे सी इन प्रैक्टिस में यूज करोगे ना आप उस एसेट को, तो यहां पर आपको क्या मिलना चाहिए बच्चे? डेप्रिसिएशन। तो यार जिस भी साल आप सी इन प्रैक्टिस में उसको लेकर आओगे उस साल से उस पर क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। और आप पता है 43(1) के अंदर एक्चुअल कॉस्ट क्या मानोगे? एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन याद होगा आपको, जब आप ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में ए बी और सी में ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट आपके काम आता है। तो बेटा जितना अमाउंट यहां टैक्सेबल हुआ था ना, जितना अमाउंट स्पेसिफाइड बिजनेस में टैक्सेबल हुआ था वही एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। कौन से वाले बिजनेस की? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की। समझ लीजिए बात को, एक बार और सुन लीजिए बेटा। वो अमाउंट आप तो इधर बताइए, सब लोग इधर ईमानदारी से देखिए, जल्दी से स्क्रीन पे देखिए सभी लोग। आप मुझे बताइए कितना अमाउंट टैक्सेबल हुआ था? 3 करोड़। कहां टैक्सेबल हुआ था? कौन से वाले बिजनेस में? स्पेसिफाइड। बेटा जितना अमाउंट टैक्सेबल हुआ था ना वही अमाउंट पता है नॉर्मल वाले बिजनेस की एक्चुअल कॉस्ट बनने वाली है। कितनी बन जाएगी एक्चुअल कॉस्ट? 3 करोड़। मतलब जितने अमाउंट पे ऊपर टैक्स लगेगा नीचे वही अमाउंट आपके नॉन स्पेसिफाइड वाले बिजनेस की क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। और आपको पता है अब इस अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन कहां मिलने वाला है बेटा? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर। एक काम करता हूं, एक काम करिए, अब मुझसे जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पहले पूछ लीजिए, फिर मैं आपको कंपाइल करवा दूंगा जल्दी, क्योंकि ये पॉइंट टेक्निकल है। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट बहुत टेक्निकल है। किसको ये पॉइंट डेप्रिसिएशन वाला क्लियर है? कितने साल तक? कितने साल तक उसको स्पेसिफाइड में ही यूज करना है? 8। अगर नहीं किया तो क्या सरकार पनिश करेगी? यस। क्या पनिश करेगी सर? कुछ अमाउंट टैक्सेबल करेगी। पनिशमेंट क्या होने वाली बेटा? कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और बेटा जो कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा वो आप कैसे निकालोगे? सर जितना डिडक्शन हमने ऑलरेडी क्लेम किया है माइनस करेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन जितना मिलना चाहिए था, तो जो भी बचा हुआ अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और बेटा जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस में टैक्सेबल होगा वही आपका नॉर्मल बिजनेस में क्या बनने वाला है? एक्चुअल कॉस्ट। और उस पे आपको क्या मिलने वाला है? डेप्रिसिएशन। सर पहले डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं किया था क्या? वो अपन पहले ही डिडक्ट कर लेते थे अंडर सेक्शन 32। बेटा 3580 के असेट पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो तो आज मिल रहा है क्योंकि आज बेनिफिट छिन रहा है आपका। ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा, सर पहले डेप्रिसिएशन पहले ही मिल चुका होगा, तो आप मुझे बताइए 100% डिडक्शन मिला था तो डेप्रिसिएशन मिला होगा या नहीं मिला होगा? नहीं। ये तो क्लियर होगा सबको यार।
बात नहीं करनी है। एक असेट है, आपने खरीदा है, 35 एडी का असेट है, और असेट का नाम क्या है? बिल्डिंग। बेटा प्लीज इधर देखें सब लोग, बात नहीं करनी है। एक असेट है आपके सामने, वही चीज को एक बार एक एग्जांपल के फॉर्म में वापस से बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो जिन बच्चों को क्लियर नहीं है उनको अब क्लियर होना चाहिए। एक असेट है बेटा बिल्डिंग, लेकिन बेटा एक चीज मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चीजों को फर्स्ट टाइम में, मतलब कोशिश करा करिए कि फर्स्ट टाइम में समझ आए। मेरे को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये फाइनल में उससे हेल्प मिलेगी जब आप फर्स्ट टाइम में चीजों पर सही तरीके से फोकस करोगे। एक असेट है बेटा बिल्डिंग 35 एडी। व्हाट डज इट मींस? मान लीजिए ये असेट है ना बिल्डिंग, बेटा ये बिल्डिंग है 3 करोड़ रुपए की, मान 2 करोड़ की है, चलो 2 करोड़ की आपने एक बिल्डिंग खरीदी है। किस बिजनेस के लिए खरीदी है? स्पेसिफाइड बिजनेस। आप मुझे बताओ ना क्या होने वाला है? सर 100% डिडक्शन मिलने वाला है। कितने का मिलने वाला है सर? 100% डिडक्शन मिलने वाला है 2 करोड़ रुपए का। एग्री करते हैं इस बात से? अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। एक असेट है बिल्डिंग खरीदी है 2 करोड़ रुपए की, 35 एडी के बिजनेस में यूज कर रहे हैं। आपको कितने का डिडक्शन मिलने वाला है? 100%, मतलब कितने का? 2 करोड़। बेटा ये जो असेट है ना, इसको आपको पता है 35 एडी आपको कंडीशन क्या लगाता था? कम से कम मिनिमम कितने साल आपको कहां यूज करना है? स्पेसिफाइड में मिनिमम कितने साल? 8। आपने क्या करा बेटा? मिनिमम 8 ईयर्स आपको कहां यूज करना था? यूज इन 35 एडी। मिनिमम 8 ईयर्स आपको कहां यूज करना चाहिए था? 35 एडी के अंदर। अमाउंट ले लिया है बच्चे, मिनिमम 8 ईयर आपको 35 एडी के अंदर यूज करना था। आप ठहरे नालायक, आपने पता है क्या करा? आपने 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद आपने, आपका एक और बिजनेस था बेटा, आपका एक और बिजनेस था माज टी स्टॉल, और बेटा वो बिजनेस आपका बहुत जोरों से चल रहा था, तो आपने पता है क्या करा? आपने वही बिल्डिंग के अंदर चाय की दुकान खोल ली। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बिल्डिंग कहां यूज होना चाहिए थी? स्पेसिफाइड बिजनेस में। क्यों यूज होना चाहिए थी? सेक्शन 35 एडी कंडीशन लगा रहा था कि कम से कम 8 साल तक कहां यूज करोगे? स्पेसिफाइड बिजनेस। आप ठहरे नालायक, आपने बेटा एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उसको क्या कर दिया है? ट्रांसफर। कितने साल बाद? 4 साल बाद। एक चीज मुझे ईमानदारी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, सही किया है या गलत किया है आपने? किसके साथ धोखा कर रहे हो बेटा? सरकार। किसके साथ धोखा कर रहे हो? सरकार के साथ। क्यों गलत कर रहे हो बेटा? सरकार ने आपको बेनिफिट दिया था 2 करोड़ का, लेकिन एक कंडीशन पे दिया था कि मिनिमम 8 ईयर्स तक आपको यूज करना है। उसको कहां पर बेटा? स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर। आपने सरकार को धोखा दिया बेटा। धोखा देने के बाद बचते थोड़ी है, अब सरकार पकड़ेगी आपको। अब बेटा सरकार पकड़ेगी आपको, सरकार पकड़ेगी, सरकार पनिश करेगी अब आपको। और सरकार क्या पनिश करेगी? आप मुझे सिर्फ पनिशमेंट बता दीजिए, अमाउंट वगैरह सब मैं बताऊंगा, आप सिर्फ पनिशमेंट बता दीजिए क्या पनिशमेंट करेगी। सरकार बोलेगी कि जो बेनिफिट हमने आपको दिया था आज हम उसको क्या कर देंगे? टैक्सेबल। एग्री करते हैं इस बात से? तो बेटा सरकार ने आपको कितने का बेनिफिट दिया था? सरकार ने आपको बेनिफिट दिया था 2 करोड़ का। तो बेटा कायदे से पता है सरकार ने आपको बेनिफिट कितने का दिया था? 2 करोड़। तो यहां पर 2 करोड़ रुपए टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको इस बेनिफिट की वजह से एक बेनिफिट छिना था जो कि था डेप्रीसिएशन? अरे आप चाय के बिजनेस में भी उस बिल्डिंग को यूज करते तो आपको 10% डेप्रीसिएशन तो हर साल मिलता ही ना यार। अरे यस और नो? मैं तो बोल रहा हूं कि बेटा अगर बिल्डिंग को आपने शुरू से चाय के बिजनेस में यूज की होती तो भी आपको 10% क्या मिलने वाला था? डेप्रीसिएशन। तो सरकार आपको पता है क्या बोल रही है? जितना आपने बेनिफिट लिया था वो उसमें से बेटा माइनस कर दो नोशनल डेप्रिसिएशन, जितना आपका नुकसान हुआ है ड्यू टू स्पेसिफाइड बिजनेस। तो नोशनल डेप्रिसिएशन कितने साल का माइनस करोगे मैं आपको बता दूं। मान लीजिए बेटा ये आपने 4.2 ईयर्स लेटर ट्रांसफर करी है, तो आप कितने साल का ट्रांसफर करोगे? 4 ईयर्स का, है ना। 4 साल का आप क्या ले लोगे? नोशनल डेप्रिसिएशन। मैं आपको फिगर अज्यूम करके बता रहा हूं, फिगर आ रहा है मान लीजिए 80 लाख रुपए डेप्रिसिएशन का फिगर। तो आप मुझे बताओ ना टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? सर 2 करोड़ माइनस 80 लाख कितना हो जाएगा? 1.20 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। और बेटा ये आपका टैक्सेबल कौन से वाले बिजनेस में हुआ है? ईमानदारी से आंसर करेगी जल्दी से। दिस अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन नंबर 35 एडी। अरे यस और नो? 5 स्टार होटल। अरे हाँ या ना? यस सर। बेटा मैं आपको बता दूं ये जो अमाउंट 1.2 करोड़ रुपीस का यहां टैक्सेबल हुआ है ना, यही अमाउंट आपकी कौन सी टी स्टॉल? माज टी स्टॉल। माज टी स्टॉल की क्या बन जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट। और माज टी स्टॉल को इस 1.2 करोड़ रुपीस पे क्या मिलने लगेगा? डेप्रीसिएशन। क्लियर है आपको? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, पूछा नहीं जाता, सीए फाइनल लेवल का कांसेप्ट है, लेकिन बड़ा सिंपल है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं मैं पूरा 100% कवरेज ही करवाता हूं, बस मैं आपको बता जरूर दूंगा कि आपके लिए रेलेवेंट क्या है।
तो यार यहाँ पर एक काम करते हैं, सेक्शन नंबर 3580 में अब बेटा किसी को मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो एक काम करता हूं, अब मैं आपको इसको कंपाइल करवाऊंगा, कंक्लूड करवाऊंगा, और जितना मैं आपको बताऊंगा आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, और आप मार्क कर लेना आपकी बुकलेट के अंदर चीजें। चलिए सबसे पहले बेटा एक काम करिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 3580 स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या खासियत थी स्पेसिफाइड बिजनेस की? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन तो हर कोई देता है, सेक्शन 3580 आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी क्या दे रहा था? 100% डिडक्शन, एक्सेप्ट फॉर लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक्सेप्ट फॉर लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है मैंने आपको बताया था आपके लिए गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट क्या है? सिर्फ लैंड। और अच्छी बात यह है कि लैंड का डिडक्शन आप वैसे भी नहीं लोगे पीडीपीपी में कभी भी। अरे यस और नो? तो सेक्शन नंबर 3580 एक बार अपन स्टार्टिंग से इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या आपके काम का है बेटा। 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है आपके पास। फर्स्ट वाज कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेकंड वाज वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर, प्लीज पार्टिसिपेट, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, होटल 2 स्टार और मोर, हॉस्पिटल 100 पेशेंट बेड और मोर, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, इनलैंड कंटेनर स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, बी कीपिंग, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। बिल्कुल परफेक्टली आज मैंने मतलब पूरे 14 पॉइंट्स बोले, बिल्कुल परफेक्टली सेक्शन नंबर 3580 के स्पेसिफाइड बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आपको ये अब मैं आपको रेलेवेंट वाली चीज बता रहा हूं इसलिए फोकस रखिएगा। आपको ये 14 बिजनेसेस के नाम याद होना कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ बेटा अगर आपके सामने बिजनेस आ जाए तो आप उसको देख के बस क्लिक करवा लेना अपने दिमाग को कि यस इट वाज सेक्शन 3580 बिजनेस, और यहाँ पर इसको क्या मिलने वाले हैं? स्पेशल बेनिफिट। कभी भी वो आपसे लिस्ट नहीं पूछने वाला कि 6 स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम बता दो, नहीं। वो आपको पता है क्या देगा एग्जाम में? एक पर्सन है जिसकी 4 स्टार होटल है, कुछ नहीं बताएगा, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 4 स्टार होटल इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस। किस किस को इतनी बात क्लियर है? और बेटा सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है, स्पेसिफाइड बिजनेस को आइडेंटिफाई करना। इसके बाद पता है आपने कुछ चीजें पढ़ी बेटा, बहुत सारी कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, जिन कंडीशन को अपन एक एक करके देखेंगे और अपन मार्क करते चलेंगे कौन सी वाली रेलेवेंट है कौन सी नहीं। फर्स्ट कंडीशन जो आपने देखी थी कि बिजनेस न्यू होना चाहिए, स्प्लिटिंग या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या यार? इसका मतलब ये कि अगर आप नया स्पेसिफाइड बिजनेस ओपन करोगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जिस्टिंग वाले पे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अरे मान लीजिए यार होटल ताज 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, क्या उसको स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा? नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट कब मिलेगा? जब आज कोई पर्सन क्या बनाएगा? 5 स्टार होटल। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा ध्यान से सुनना सभी लोग, क्या लिखा है? बिजनेस आपका क्या होना चाहिए? न्यू होना चाहिए। रेलेवेंट पॉइंट है आपके लिए, काम का नहीं है ज्यादा लेकिन रेलेवेंट है। सेकंड चीज बेटा, सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलेवेंट, एंड आप गलती करोगे 100%। प्लांट एंड मशीनरी भी कैसी होना चाहिए? न्यू, विद 2 एक्सेप्शन। प्लांट एंड मशीनरी न्यू होना चाहिए, 2 एक्सेप्शन। सर इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी चलेगी, अगर बेटा इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो चलेगी। और बेटा आप जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो उसमें से कितने परसेंट तक पुरानी खरीद सकते हो? 20%। मतलब आप मुझे बता दिए ना, क्या सरकार ने आपको एक रिलैक्सेशन का अमाउंट दे दिया कि 20% तक पुरानी खरीद लो, चलेगा? अरे यस और नो? और एक और चीज क्या बोल दी कि यार प्लांट एंड मशीनरी नई होना चाहिए लेकिन नई इंडिया में होना चाहिए। मतलब इंडिया के बाहर जापान में अगर वो ऑलरेडी यूज हो चुकी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया में वो प्लांट एंड मशीनरी क्या होना चाहिए? न्यू। तो भैया ये 2 पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट है। इसके बाद बेटा आपने क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से रिलेटेड 2-3 पॉइंट पढ़े, एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूं, काम के नहीं है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन आपको शेयर करना पड़ेगी। पहली चीज, इट शुड बी ओन्ड बाय इंडियन कंपनी और ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनीज, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए? अप्रूव। 3 चीजें क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से रिलेटेड, नोट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन को आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर। पहली चीज, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बेटा रशिया की नहीं होना चाहिए, यूक्रेन की नहीं होना चाहिए, कहां की होना चाहिए? इंडियन कंपनीज की। ठीक है, या तो इंडियन कंपनीज की हो या फिर ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी। व्हाट इज ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी? हो सकता है टीसीएस और रिलायंस पेट्रोलियम मिलकर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनाए। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा होना चाहिए। तीसरी चीज बेटा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन शुड बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी सरकार से अप्रूवल मिलना चाहिए, और मोदी सरकार का मतलब मोदी जी डायरेक्ट नहीं होता बेटा, उनकी सरकार में उनकी मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलना चाहिए। बात क्लियर है आपको? रेलेवेंट नहीं है आपके लिए ये पॉइंट्स। अच्छा, 3 असेट पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन कौन से असेट पे नहीं मिलेगा? लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस पॉइंट इज रेलेवेंट फॉर यू। 3 पॉइंट अभी तक आपके लिए रेलेवेंट है। बिजनेस न्यू होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी न्यू होना चाहिए विद 2 एक्सेप्शन, और बेटा 3 असेट पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन कौन से असेट पे नहीं मिलेगा यार? लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, कैश लिमिट। कैश लिमिट बेटा ध्यान से सुनना, पूरे इनकम टैक्स में आपके लिए रेलेवेंट है कि कभी भी आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट कैसे नहीं कर सकते हो? कैश में। कभी भी 10,000 से ज्यादा पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते हो।
और मुझे बताओ यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 6 लिखा है बेटा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर 35 AD मिल गया तो क्या इस पॉइंट को आपको पढ़ने की जरूरत है या याद रखने की जरूरत है? लॉजिकली आप इसको ध्यान में रखोगे। लॉजिक क्या है इसका? सर किसी एसेट पे ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिल गया तो अब उस पे डेप्रिसिएशन का कोई सवाल ही नहीं बनता। अरे यस और नो? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट नंबर 6 देखिए जल्दी से। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनिट पीरियड, अनलिमिटेड ईयर्स तक वो क्या हो सकती है? कैरी फॉरवर्ड। आप बेटा पढ़ोगे कहां, कौन से टॉपिक में पढ़ोगे? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में आप पढ़ोगे। अच्छा सेकंड चीज, ये 8th वाला पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट करेगा बच्चे। 8th वाले पॉइंट में आपको, आपने क्या पढ़ा है पता है? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ कौन से बिजनेस में एडजस्ट हो सकता है? स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कभी भी कौन से बिजनेस में एडजस्ट नहीं हो पाएगा? नॉर्मल बिजनेस इनकम। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मेरे चाय के ठेले का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है? यस। आप समझ रहे हैं ना बेटा, वाइस वर्सा नहीं है। यहाँ पर स्पेसिफिक एक पॉइंट है कि अगर आपका बिजनेस स्पेसिफाइड है और उससे क्या है लॉस, और दूसरा बिजनेस नॉर्मल है और उससे है आपको प्रॉफिट, तो दिस मतलब वो आपस में क्या नहीं होंगे? एडजस्ट। वाइस वर्सा यहाँ नहीं है। बात क्लियर है आपको? इसके बाद बेटा, इसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, इसको आप कट भी कर सकते हैं। और बेटा ये 14th वाला पॉइंट जो आपने आज पढ़ा, अभी के अभी, कौन सा पॉइंट पढ़ा अभी के अभी अपन ने? जल्दी से बताइए। मिनिमम कितने साल तक आपको उसको कहाँ यूज करना है? 8 ईयर्स तक आपको यूज करना है उसको, स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर बेटा 8 साल से पहले आपने गलती करी उसको नॉन स्पेसिफाइड में ट्रांसफर करने की, तो क्या सरकार पनिश करेगी? यस। सरकार कुछ अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल करेगी। कितना अमाउंट टैक्सेबल करेगी? कुछ अमाउंट। और बेटा कुछ अमाउंट आपको निकालना आता है, कैसे निकालोगे? सर एक फॉर्मूला जैसा हमने सीखा कि जितना डिडक्शन लिया था उसको ले लोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे? जितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। आप क्या माइनस कर दोगे बेटा? जितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। किस वाले बिजनेस में टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड बिजनेस। और बेटा जो अमाउंट स्पेसिफाइड बिजनेस में टैक्सेबल हुआ है वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनने वाला है। कौन से बिजनेस की? नॉर्मल बिजनेस की क्या बनने वाला है? एक्चुअल कॉस्ट। तो यार मैं आपको इधर वापस से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 35 AD, जब तक आप 100% पार्टिसिपेशन नहीं दोगे, कम से कम फेस टू फेस बच्चे मुझे पार्टिसिपेशन देंगे। सेक्शन नंबर 35 AD वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। स्पेसिफाइड बिजनेस रेवेन्यू का डिडक्शन तो हर कोई देता है। सेक्शन 35 AD बोलेगा मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन आज दूंगा। ठीक है, कितने स्पेसिफाइड बिजनेस हैं? 14। कौन कौन से बिजनेस हैं? कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, होटल 2 स्टार, हॉस्पिटल 100 पेशेंट बेड, हाउसिंग प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, स्लम डेवलपमेंट स्कीम, फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन, इनलैंड कंटेनर स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, बी कीपिंग, warehousing facility for sugar, slurry pipeline for transportation of iron ore, semiconductor wafer fabrication manufacturing unit और new infrastructure facility। ये 14 बिजनेस हैं बेटा। कुछ बच्चे पार्टिसिपेट बोलने के बाद भी नहीं करते, वो आपके साथ ही गलत कर रहे हो। उसमें अब मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपको नहीं करना आप मत करो। ठीक है, मैं तो बस पूरी क्लास से बोल देता हूँ, आपको नहीं करना आप मत करो। तो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। इसके बाद बेटा वो जो बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस अपन ने पढ़ी, बहुत सारी कंडीशंस। सिर्फ रिलेवेंट वाली कंडीशन डिस्कस करेंगे और कोई सी नहीं करेंगे, फालतू बात नहीं होगी। प्लांटेड मशीनरी कैसी होना चाहिए? न्यू। इसके 2 एक्सेप्शन, सेकंड इंपोर्टेड वाली सेकंड हैंड चल जाएगी, 20% तक भी सेकंड हैंड चल जाएगी। अच्छा चलो, 3 असेट पे आपको 35 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कैश की लिमिट कितनी है? 10,000। स्पेसिफाइड, एक सेकंड, क्या स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो? नहीं। क्या स्पेसिफाइड बिजनेस के असेट को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के में ट्रांसफर कर सकते हो? एक सेकंड वापस से सुन लीजिए। क्या स्पेसिफाइड बिजनेस के असेट को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हो? कब तक नहीं कर सकते? 8 साल। अगर 8 साल से पहले करा तो कुछ अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल। कैसे निकालोगे? मैं बताऊंगा, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा, कैसे निकालोगे? बेटा जितना डिडक्शन आपको क्लेम कर चुके हो उसमें से माइनस करोगे नोशनल डेप्रिसिएशन, तो जितना अमाउंट बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। The amount that is taxable under specified business will become actual cost in non-specified business। अरे yes or no? मेरे कपड़ों के बिजनेस का लॉस है और होटल वाले बिजनेस में प्रॉफिट है, क्या एडजस्ट हो सकता है? होटल वाले बिजनेस में लॉस है और चाय वाले बिजनेस में प्रॉफिट है। होटल वाले बिजनेस में लॉस है और हॉस्पिटल वाले बिजनेस में प्रॉफिट है।
मतलब स्पेकुलेट स्पेसिफाइड की हेल्प सिर्फ कौन कर पाएगा? स्पेसिफाइड। क्लियर है आपको ये सब बातें? और ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे ध्यान से सुन ले यार, खासतौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे सुन ले। पीडीबीपी को आज ग्रिप में लेके आना है अभी तक जितना पढ़ा है, क्योंकि बेटा एक सब मतलब एक मटेरियल अमाउंट ऑफ पीडीबीपी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं जो बोरिंग वाला पार्ट था वो हो चुका है, लेकिन अभी उसको ग्रिप में लाना बाकी है। तो आज अपनी क्लास उसी लिए डेडिकेटेड रहेगी कि पीडीबीपी अपने ग्रिप में आ पाए। अभी तक का पोर्शन, पहली चीज तो ये। सेकंड चीज बेटा, कोई भी बच्चा ये गलती मत करना क्लास को लीव करने की, क्योंकि पता है नालायक। अच्छा जैसे आप लोग तो सामने बैठे हो, आपके पास अगर मैं रिवीजन भी कराऊं तो ऑप्शन थोड़ी है जाने का, इन लोगों के पास ऑप्शन रहता है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा, और नुकसान अच्छा खासा होने वाला है आपको, क्योंकि रिवीजन ही आपके काम आने वाला है। और रिवीजन मैं आपको करवा के दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जब अपन ने पीडीबीपी नाम का एक टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, बच्चे प्लीज फोकस करना, क्योंकि आज अपन लॉजिक पे भी बात करेंगे कि पीडीबीपी पे अपन कर क्या रहे थे और क्या पढ़ा है वो भी बात करेंगे सब कुछ। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जब अपन पीडीबीपी पढ़ रहे थे कि पीडीबीपी एक अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा कल तक आप पता है खर्चों को एक साइड लिखते थे, इनकम को एक साइड लिखते थे, और उस अकाउंट का नाम क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीडीबीपी भी वही अकाउंट है, पीडीबीपी भी वही अकाउंट है, लेकिन पता है इस बार खर्चे आप अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से नहीं लिखोगे। इस बार आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेंगे? एज पर पीडीबीपी कंसेप्ट। मतलब बेटा एक नॉर्मल अकाउंटेंट खर्चों को डेबिट वाले साइड लिखता है, इनकम को क्रेडिट वाले साइड लिखता है, और आपको पता है उसका क्या बन जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा ही होता है क्या? लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, अपन नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं बनने वाले, वी आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉर्मल अकाउंटिंग अलग चलेगी, पीडीबीपी की अकाउंटिंग अलग चलेगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पीडीबीपी। आप पता है यहां पर भी बेटा करने वही वाले हो, इस साइड लिखोगे आप इनकम्स और इस साइड आप लिखोगे एक्सपेंस। बेटा इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक साइड आने वाली है इनकम, दूसरे साइड आने वाले हैं खर्चे। अच्छा यहाँ पर जो इनकम आने वाली है आपको पता है ना, सेक्शन तो बेटा आपको पता है। सबसे पहला कौन सा सेक्शन आने वाला है सर? सेक्शन नंबर 28, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीडीबीपी। फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीडीबीपी। अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ आपको थीम समझाने की कोशिश कर रहा हूं वापस से कि यार इनकम वाले साइड बेटा एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नालायक अकाउंटेंट बनाएगा, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। ये सीए वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पर जब आप इनकम लिखोगे तो इनकम आप ऐसे मन से नहीं लिखोगे बेटा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 28। अच्छा एक और सेक्शन कौन सा था? अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अगर याद हो कौन सा सेक्शन था। वेरी गुड, अगर किसी को याद है तो सेक्शन नंबर 41 आगे पढ़ोगे आप लास्ट में, सेक्शन नंबर 41। बेटा दो ही सेक्शन है आपके पास इनकम के, या तो सेक्शन नंबर 28 के अंदर इनकम के नाम लिखें, या फिर कौन से सेक्शन के अंदर लिखें? सेक्शन नंबर 41। और बेटा एक्सपेंस की अगर अपन बात करें तो अभी तक आप कौन कौन से सेक्शन पढ़ चुके हो? नाम लिखवाओ यहाँ पर मुझे जल्दी से। सेक्शन नंबर, अच्छा सबसे मेन सेक्शन 29 पढ़ा था, आगे बढ़ो, उसमें कुछ भी था ही नहीं यार। सेक्शन नंबर 30, 31, 32 मिस, देखिए सेक्शन मिस नहीं होना चाहिए एक भी यहाँ पर। सेक्शन नंबर 30, 31, 32, सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन नंबर 35 DDA एक्सपेंसेस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सेक्शन नंबर 35 AD। बेटा खर्चों के सेक्शन की बात कर रहे थे, 30, 31, 32, 35, 35 DDA और 35 AD। और कोई सा सेक्शन? अच्छा एक और सेक्शन पढ़ा था, हाँ मेरे दिमाग से निकल गया, आपको याद था कौन सा पढ़ा था? 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा ये कौन सा है? 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। इसके अलावा कोई सेक्शन आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? नहीं, मैं तो बेटा डिडक्शंस की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट डिडक्शंस। आपने दो सेक्शन बेटा अल्टीमेटली पीडीबीपी में आने यही वाला है आपको। दो सेक्शन 28, 41 इनकम। खर्चों के कौन से सेक्शन है सर? 30, 31, 32 और फिर 35 की सीरीज में बहुत सारे सेक्शन है। अब बेटा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इस चीज को बस ध्यान रखना। आपको पता है डिडक्शन के मात्र दो सेक्शन और आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज सेक्शन नंबर 36, सेकंड इज सेक्शन नंबर 37। आप दो सेक्शंस और पढ़ लोगे बेटा, हो गया आपका ये पीडीबीपी अकाउंट। इनकम आपकी आ जाएगी दोनों इधर। अच्छा तीन सेक्शन बचे अभी अपने, 41, 36 और 37। डिडक्शन के दो सेक्शंस आपके बचे 36 और 37। बेटा आप पता है सेक्शन 28 और 41 के अकॉर्डिंग इनकम इधर लिख दोगे और डिडक्शंस इधर ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जो भी आपका आएगा, आप पता है नॉर्मल अकाउंट्स में उसको बोलते हो नेट प्रॉफिट या फिर लॉस, यहां पर आप उसको क्या बोलने वाले हो?
प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर लॉस फ्रॉम, बेटा लॉस भी होगा तो वो नाम उसका यही रहेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अल्टीमेटली जो भी फाइनल आउटपुट आएगा वो क्या आने वाला है आपका पीजीबीपी, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। पिक्चर क्लियर है, थीम क्लियर है चैप्टर की। इनकम 2841, खर्चे बहुत सारे सेक्शंस पड़े हैं। अब बेटा एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कितने टाइप के बिजनेस होते हैं आपके सामने। 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल बिजनेस, सेकंड इज स्पेकुलेटिव बिजनेस, थर्ड इज स्पेसिफाइड बिजनेस। सर नॉर्मल बिजनेस मतलब मिस्टर मार्स का कपड़ों का बिजनेस है, चाय की दुकान है, ये सब कौन से बिजनेस होते हैं नॉर्मल। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जहां पर डिलीवरी ना हो। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। बेटा आपकी लिमिटेशन है कि आपको अभी ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है स्पेकुलेशन के बारे में, तो आप एक एग्जांपल ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। अच्छा तीसरा कौन सा बिजनेस होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस। उस टाइम पे आपको पता है मैं आपसे कहकर निकल जाता था कि स्पेसिफाइड बिजनेस आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आज आप पढ़ चुके हो कि कुछ 14 बिजनेसेस स्पेसिफाइड हैं, जैसे कि कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एटसेट्रा। बेटा अपन डिस्कशन सेक्शन वाइज ही करने वाले हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अगेन अबाउट थीम। 3 टाइप के बिजनेस, नॉर्मल, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड। नॉर्मल भी आपको पता है, स्पेकुलेटिव भी पता है और स्पेसिफाइड भी पता है। अब बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद रिवीजन। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो हमने सेक्शन पढ़ा था दैट वाज सेक्शन नंबर 28, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। सेक्शन नंबर 28 टॉक्स अबाउट फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सिर्फ आपको नाम सुन के याद आना चाहिए कि हाँ ये सेक्शन नंबर 28 के अंदर था, आपको कुछ भी पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है सेक्शन नंबर 28 में। एक काम करिए ना, फिर भी कर ही लीजिए पार्टिसिपेशन, क्योंकि मैं कितना ही बोल पाऊंगा। सेक्शन नंबर 28, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासपोर्ट, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। अच्छा रुक जाइए, एनी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन कहां टैक्सेबल होने वाला था, पीजीबीपी। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर अंडर गिवन इंश्योरेंस पॉलिसी, पीजीबीपी। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बाय व्हाटएवर नेम कोड, पीजीबीपी। अरे पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कोई भी अमाउंट मिले, नाम जाए भाड़ में बेटा, हमेशा वो कहां टैक्सेबल होने वाला है, पीजीबीपी में। अच्छा मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, मेरे और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, कुछ कंपनसेशन पे किया गया, वो भी कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। आपने मुझसे टैक्स पढ़ के मेरे ही सामने टैक्स की क्लासेस लगा ली और उसके बदले में मैंने आपको नॉन प्रॉफिट फी पे दिया, वो भी कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर। अरे यस और नो? कोई ऐसा अमाउंट जो मिस हो रहा है बेटा, अगर कोई जिम वगैरह मेंबरशिप फीस चार्ज करते हैं दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। और एक शानदार पॉइंट, एक दमदार पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, व्हाट डज इट मींस? कल तक आपके पास कोई चीज स्टॉक रखी थी, जैसे बिल्डर है, बिल्डर के पास जो फ्लैट है ना वो उसके क्या थे, स्टॉक। अगर बेटा बिल्डर कल तक जो उसका स्टॉक था, अगर आज वो उसे सोच ले कि आज से वो उसको ऐसा बेचेगा नहीं, आज से वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम से रखेगा, तो आपको पता है सिर्फ सोच लेने पे सरकार ने टैक्स लगा दिया था। सरकार ने क्या मान दिया था कि आपने स्टॉक को बेच दिया, कितना अमाउंट माना गया था, फेयर मार्केट वैल्यू। जो भी फ्लैट्स की फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, जिस दिन आपने सोचा, सिर्फ सोच लेने पे टैक्स लगाया था और कितने अमाउंट पे लगाया था बच्चे, फेयर मार्केट वैल्यू। प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा, दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्लास बहुत ज्यादा काम की है जो मैं आपको आज करवा रहा हूं। सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी क्या आपको एब्सोल्युटली क्लियर है? अच्छा सेक्शन नंबर 28 के बाद बेटा सेक्शन नंबर 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। सेक्शन नंबर 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी बोलता था कि अगर पीजीबीपी कैलकुलेट करना है तो 30, 31, 32, 33, 35, 30 सब सेक्शंस को फॉलो कर दो, अपने आप क्या कैलकुलेट हो जाएगा, पीजीबीपी। अरे यस और नो? यस सर। तो बेटा डिडक्शंस पे अपन आए थे, सबसे पहला सेक्शन डिडक्शन का, सेक्शन नंबर 30। नाम बताइए मुझे जल्दी से, सेक्शन नंबर 30। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 4 खर्चे रिलेटिंग टू वाले सेट, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। आपको पता है अगर आप रेंट पे करोगे, रेट एंड टैक्सेस पे करोगे, रिपेयर करवाओगे, इंश्योरेंस करवाओगे, सभी का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। 2 खास चीजें जो आपको याद रखनी थी कि भैया अगर मैं खुद मालिक हूं तो मुझे किराए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहली चीज। सेकंड चीज बेटा, रिपेयर 2 टाइप के होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। सर रेवेन्यू है तो 100% डिडक्शन मिलेगा, बट सर अगर वो कैपिटल रिपेयर हुआ, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट, प्लीज दिमाग लगाने की कोशिश करिए, प्लीज सोने, मतलब आप समझिए मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। आपको पता है सब अपन ने डिस्कस कर लिया, आप सिर्फ रिपेयर की बात कर रहे थे। सर रिपेयर 2 टाइप के होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का आज डिडक्शन मिल जाएगा 100%, लेकिन कैपिटल पे डिडक्शन थोड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन।
सेक्शन नंबर 30 इतना ही था क्या? यस। अच्छा सेक्शन नंबर 31 नाम बताइए मुझे। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर बेटा अच्छा खर्चों के नाम क्या है? रिपेयर एंड इंश्योरेंस, दो खर्चे। असेट के नाम क्या है? दो, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अगर बेटा आप फर्नीचर से रिलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड रिपेयर पे खर्चा करते हैं या इंश्योरेंस पे खर्चा करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। ध्यान से सुनिएगा। अगेन बेटा रिपेयर कितने टाइप का होगा? दो। रेवेन्यू है तो आज के आज मिलेगा, कैपिटल होगा तो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। क्या आपको सेक्शन नंबर 31 एब्सोल्युटली क्लियर है? सेक्शन नंबर 28, 29, 30। अच्छा सिर्फ क्लियर होने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपके दिमाग में भी बसना चाहिए। सेक्शन नंबर 28, 29, 30, 31 क्लियर है आपको ये सब? अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए, क्या मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत है कि पीजीबीपी में अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन, कि ये कंडीशन इंप्लाइड है। मैंने आपको क्या बोला था? लिखा हो या नहीं लिखा हो आप तो उसको क्या मान लेना बेटा? इंप्लाइड। एक चीज बताइएगा, एक क्वेश्चन मेरा आपके सामने, आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, आपने 10 लाख रुपए का रेंट पे करा, आप उसको 40% पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आप मुझे बताइए पीजीबीपी में कितना परसेंट डिडक्शन मिलेगा? 60%। ये परसेंटेज में खेल कर लोगे? अगर गिवन है बेटा आपने कोई खर्चा करा है जिसका बिजनेस से रिलेटेड 60% है तो क्या आप उसको निकाल लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो मुझे आप तो एक चीज बताइए, जब आप पीजीबीपी कैलकुलेट करोगे तो यहां पर एक खर्चा है बेटा 10 लाख, ठीक है? खर्चा 10 लाख का है बेटा, खर्चा आपके सामने 10 लाख का है और पीजीबीपी से रिलेटेड 60% है तो आप यहां पर कितना लिखोगे? 6 लाख। सर जब हम पीजीबीपी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 6 लाख। आपको पता है नालायक अकाउंटेंट इतना दिमाग थोड़ी लगाएगा, वो तो कितना लिख के बैठा होगा? पूरा का पूरा 10 लाख। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन आप ईमानदारी से बताइए आप कितना लिखोगे? सर हम तो लिखेंगे 6 लाख क्योंकि अलाउएबल डिडक्शन कितना है? 6 लाख। बेटा आपको पता है एक बात समझ आना चाहिए, जितना डिडक्शन मिलने वाला है सिर्फ वो आने वाला है यहाँ पर, जितना डिडक्शन मिलने वाला है सिर्फ वो आएगा डेबिट वाले साइड पे। क्या आपको ये बात क्लियर है? सेक्शन नंबर 31 की, मतलब अभी तक की। इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ध्यान से सुनिएगा बेटा, डेप्रिसिएशन क्लेम करने की दो कंडीशन, अगर आप असेट के ओनर हैं और असेट किससे रिलेटेड है? बिजनेस प्रोफेशन। अच्छा कुछ चीजें हमने पढ़ी थी बेटा, एक काम करते हैं जिंदगी में आखिरी बार डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। लीज के केस में लेसर, हायर परचेज के केस में बिगिनिंग से मिलेगा, रेडी टू यूज से नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? पुट टू यूज। रेडी टू यूज से नहीं मिलेगा, कहां से मिलेगा? पुट टू यूज। आपको पता है ना फर्क? रेडी टू यूज मतलब बन के तैयार है, पुट टू यूज मतलब सही में यूज किया। तो भैया रेडी टू यूज से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? पुट टू यूज। आप मुझे एक चीज बताइए, एक असेट 40% बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है? 40%। अच्छा एक असेट है जो मेरा 40% है और 60% मिसेस मास का है तो मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 40%। मतलब क्या आप ओनरशिप रेशियो में, यूज वाले रेशियो में खेल लोगे? मेरे हिसाब से तो उसमें आप कोई गलती नहीं करोगे। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन में ये सब चीजें हमने पढ़ी। एक चीज मुझे बताइएगा, डेप्रिसिएशन के बारे में हमने पढ़ा था 4 क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं। फर्स्ट वाज बिल्डिंग, सेकंड वाज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल एसेट। एक काम करिएगा, आज रेट की भी बात करेंगे बेटा। बिल्डिंग 5, 10 और 40, रेसिडेंशियल 5, जनरल 10, टेम्पररी 40। फर्नीचर के केस में एक ही रेट था सर 10% और इंटेंजिबल एसेट के केस में एक ही रेट था 25%। सर प्लांट एंड मशीनरी में खेलते सर वहां मल्टीपल रेट्स से। एक सेकंड बच्चे सब लोग ध्यान से सुनिएगा, प्लांट एंड मशीनरी में सबसे बेहतरीन वाला जो असेट था ना वो था व्हीकल। व्हीकल के केस में बोला कि अगर व्हीकल को आप अपने खुद के बिजनेस में यूज कर रहे हो तो 15, अगर आप उससे टैक्सी चला रहे हो तो 30, कैब चला रहे हो तो 30, नॉर्मल है तो 15, बाकी बेटा शिप है तो 20, एयरक्राफ्ट है तो 40, बुक्स है तो 40, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40, विंडमिल इक्विपमेंट मोदी जी 1414 से पहले 15%, उसके बाद 40, अदर प्लांटेड मशीनरी 15, अदर प्लांटेड मशीनरी कितना है 15, और बेटा ऑयल वेल भी कितना है 15। ये कैमरा किसके अंदर आएगा? ये मोबाइल किसके अंदर आएगा? 15, आईपैड किसके अंदर आएगा? 15, माइक 15। समझ रहे हैं मेरी बात? सर दुनिया में जितनी भी प्लांटेड मशीनरी है ना सब कहाँ ही आने वाली है बेटा? स्पेसिफिक तो 4-5 हेड है, बाकी सभी कहाँ आने वाली है? अदर प्लांटेड मशीनरी। मतलब सबसे दमदार हेड कौन सा है? अदर प्लांटेड मशीनरी 15%। एक चीज समझना बेटा, अगर प्लांटेड मशीनरी के बारे में डिटेल नहीं दी है तो आप कौन सा वाला अज्यूम करोगे? 15% प्लांटेड मशीनरी। क्लियर है आपको ये चीज? बेटा बिल्डिंग के बारे में नहीं बताया, कौन सी बिल्डिंग है तो कौन सी मानोगे? 10% बिल्डिंग, जनरल पर्पस वाली। क्लियर है आपको ये भी चीज? अब मुझे एक चीज बताइए, वापस से 4 क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट आपने मुझे बता दिए, फिर आपने मुझे बता दिया सर के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होने वाले हैं। आपको पता है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट वाज डब्ल्यूडीबी, सेकंड वाज एसएलएम। ईमानदारी से बताइए सही में 2 थे या सही में तो एक ही था?
सर अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक ही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल था, दैट वाज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अरे यस और नो? सेकंड एसएलएम मेथड था। आपको पता है एसएलएम मेथड हर किसी के पास नहीं था सर, कुछ खास लोगों के पास था। पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन। अगर कोई बच्चा कोई डाउट पूछ रहा है तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूं कि मैं इधर देख नहीं रहा हूं चैट बॉक्स में बिल्कुल भी, और ना मैं देखूंगा, ना मेरा मोड है उसमें देखने का आज। तो तीन टाइप के एरर बेटा ध्यान से सुनना, WDB मेथड, SLM मेथड। सर WDB वाज अवेलेबल टू ऑल, सर SLM वाज ऑप्शन फॉर ओनली 3। पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। किस किस को ये बात क्लियर है? एक बार हाथ उठा के बता दे मुझे किस किस को ये बात क्लियर है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। एक काम करिए, हाथ नीचे कर ले। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद आपने पढ़ा था सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट वाज सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन? दो सिस्टम। सर अगर हम ब्लॉक ऑफ, बेटा अगर अपन WDB मेथड फॉलो करते हैं तो कौन सा सिस्टम लगेगा? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। और सर अगर हम SLM फॉलो करते हैं तो क्या लग जाएगा? इंडिविजुअल असेट सिस्टम। एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, कहां पर आपको हर एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंडिविजुअल असेट सिस्टम। कहां पर आपको एक ब्लॉक का डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। एक बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, व्हाट डज ब्लॉक मीन? वेरी इंपॉर्टेंट, सेम रेट सेम क्लास। What does block mean? Same rate, same class. सर अगर कोई एसेट प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आ रहा है और उस पे रेट भी 40% है तो मान लेते हैं वो भले ही बुक है। आपको पता है ना बुक पे कितना लगता है? 40। एयरक्राफ्ट पे भी कितना लगता है? 40। अब बुक और एयरक्राफ्ट कोई लेना देना नहीं है बेटा, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोला है? आप बुक और एयरक्राफ्ट पे सेम साथ में डेप्रिसिएशन लगाओगे क्योंकि वो क्या है? 40% प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है आपको? लॉजिक जाए भाड़ में, लॉजिक जाए भाड़ में। ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा? सेम रेट सेम क्लास। रेट सेम होना चाहिए और क्लास भी क्या होना चाहिए? सेम। तो बेटा ये अपन ने पढ़ा था ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम के अंदर, मतलब एक होता है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम और दूसरा क्या होता है? इंडिविजुअल असेट सिस्टम। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा सबसे पहली चीज ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं। आपको पता है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा ओपनिंग WDB से। कहां से आएगा सर? क्वेश्चन में गिवन होगा। कहां से आएगा सर? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा। बच्चे ध्यान से सुनना, ओपनिंग WDB के अंदर आप तीन टाइप के एसेट ऐड कर दोगे। एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज और मोर, एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, एसेट एक्वायर्ड एंड नॉट पुट टू यूज। एक सेकंड, आपको ऐसे नहीं समझता बेटा, आपको समझता है ओपनिंग WDB प्लस A, B और C। A मतलब 180 और मोर, B मतलब लेस देन 180 और C मतलब नॉट पुट टू यूज। अच्छा ABC आपने ऐड कर दिया, माइनस क्या कर दोगे? मनी पेबल। एक चीज बताइएगा मुझे, हमेशा क्या माइनस करोगे? सेलिंग प्राइस। बेटा अगर मैं कल को पलट भी जाऊंगा तो आप क्या ही माइनस करना? सेलिंग प्राइस। क्लियर है आपको ये चीज? सर ओपनिंग WDB प्लस एडिशन ABC माइनस कर देंगे क्या? सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा? WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। अब बेटे यहीं से कहानी शुरू होगी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की। आपका जो WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन आएगा ना, उससे आप बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे ऐसा कुछ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड में आपको लिख के बता रहा हूं प्लीज। चलो मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, इधर ध्यान से सुनो। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन सेपरेट पेज पे। बेटा वो जो आप वर्किंग नोट बनाओगे ना, वहां पर आप WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन लिखोगे और इसको 3 हिस्से में तोड़ोगे। पहले हिस्से में क्या आने वाला है? नॉट पुट टू यूज। सेकंड हिस्से में आ रहा है लेस देन 180 डेज और तीसरे में आने वाला है बैलेंसिंग फिगर। आपको पता है नॉट पुट टू यूज पे डेप्रिसिएशन लगेगा 0, लेस देन 180 डेज पे डेप्रिसिएशन लगेगा हाफ, और बेटा मोर देन मतलब बैलेंसिंग पे लगेगा फुल। बैलेंसिंग में कितना लगेगा? फुल। जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा उसका आप समेशन लगाओगे और कहां पर लेके चले जाओगे? उसको अपने मेन सॉल्यूशन में, जो कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का ओपनिंग WDB वाला जो सॉल्यूशन चल रहा था अपना। अरे यस और नो? और बेटा WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? क्लोजिंग WDB। सर यही क्लोजिंग WDB तो अगले साल क्या बन जाएगी? ओपनिंग। और अगले साल के ABC ऐड हो जाएंगे और अगले साल का सेल्स माइनस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अगले साल का WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू। अरे यस और नो? किस किस को ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम एब्सोल्युटली क्लियर है? चलिए वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे मैं नहीं देख रहा हूं, मैंने चैट हटाई दी है तो कोई, बस बेटा आपको पार्टिसिपेट करना है ईमानदारी से क्योंकि इसका आपको फायदा होगा। सेक्शन नंबर 32 में अपन ने पता है अभी तक क्या क्या पढ़ा? कुछ कंडीशन है डेप्रिसिएशन क्लेम करने की, 4 क्लास ऑफ असेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, 2 सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर हमने देखा ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। और ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में अभी अपन ने क्या देखा कि कैसे अपन को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको बता दूं मॉड्यूल के अंदर ढेरों क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के अवेलेबल है जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए मेरे करवाने से पहले। मैं तो करवाऊंगा, उससे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस। अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे मालूम है आप नहीं करोगे तो मैं मतलब मेरी तरफ से कोई वो नहीं है,
करवाना तो हर क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी है बेटा, आपको सिर्फ करना चाहिए एक बार, मतलब कोशिश करना चाहिए। तो बेटा डेप्रिसिएशन के बाद एक सेकेंड, ये आपने अभी पढ़ा WDV ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। एक चीज बताना बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नाम की एक चीज पढ़ी थी आपने, 4 लोगों को क्या मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन एंड मैन्युफैक्चरर। एक सेकंड बेटा, 3 लोग तो आपको ऑलरेडी याद थे, कहां थे वो, SLM मेथड जिनके लिए ऑप्शन था, और एक यहां पर कौन इंक्रीज हो चुका है, मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन वाले हैं, तो आपको पता है क्या मिलने वाला है एडिशनल डेप्रिसिएशन, कितना मिलने वाला है आप बताएंगे मुझे बेटा? 20% इज इनकरेक्ट आंसर, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज करेक्ट आंसर। 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी बेटा, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब पता है क्या है? इट मींस बेटा 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, दो बातें आपसे बोल रही है कि सबसे पहली चीज तो एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा, फर्नीचर पे नहीं मिलेगा, इंटेंजिबल एसेट पे नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, ओल्ड पे नहीं मिलेगा बेटा, सिर्फ न्यू पे मिलेगा, मतलब प्लांट एंड मशीनरी भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कल आपने एक सेक्शन पढ़ा था 35AD, जहां पर न्यू के एक्सेप्शन थे, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, नया मतलब नया, बात खत्म। क्लियर है आपको? एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 लोगों को मिलेगा, वापस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, कितना मिलेगा सर? 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। बच्चे ध्यान से सुनना, 4 चीजों पे कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट इज सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर ही लिखा था सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड, एसेट यूज्ड इन ऑफिस और रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस। थर्ड, व्हीकल्स सर, फॉर एनी एसेट ऑन व्हिच 100% डिडक्शन इज क्लेम्ड। बच्चे ध्यान से सुनना, आपको पता है जब मैंने पहली बार एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ाया था ना, तो आपको फोर्थ वाला पॉइंट क्लियर नहीं रहा होगा, लेकिन आज आपको क्लियर होना चाहिए कि कई सेक्शन ऐसे आप पढ़ चुके हो बेटा, कई सेक्शन आप ऐसे पढ़ चुके हो जहां पर आपको कैपिटल एसेट का 100% डिडक्शन मिलता है। अगर आपने वहां डिडक्शन ले लिया तो आपको उसमें क्या नहीं मिलने वाला, डेप्रिसिएशन। तो यार एडिशनल डेप्रिसिएशन एक बार कंपाइल करवा दें, 4 चीजों पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 4 चीजों, एक सेकंड, 4 लोगों को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। बेटा समझ जाइए, मैं मैन्युफैक्चर इस पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूं, मतलब समझ जाइए इसकी इंपॉर्टेंस, कोई भी क्वेश्चन इसके बिना शायद निकलेगा नहीं। मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, कितना? 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आपको चीजें तो याद आ रही होगी, ये तो मुझे भरोसा है। 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, 4 चीजों पे नहीं मिलेगा, एसेट, सेकंड हैंड असेट्स, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, एसेट यूज्ड इन ऑफिस और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, व्हीकल्स वगैरह, और एसेट ऑन व्हिच 100% डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर एनी अदर सेक्शन। आप तो एक काम करिए ना, कुछ सेक्शन के एग्जांपल बता दीजिए जहां पर आपको 100% डिडक्शन मिलता है। सर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप किसी और सेक्शन में 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके तो आपको उस पे क्या नहीं मिलेगा, ना तो डेप्रिसिएशन ना ही एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो यार सेक्शन नंबर 30। अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनना बेटा, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 2 बातें और करनी है। पहले एक काम करता हूं, मैं इंपोर्टेंट वाली चीज डिस्कस कर लेता हूं, फिर अपन बाद में रेजिडुअल वाले पार्ट में एक बार और एक चीज डिस्कस करेंगे। बेटा WDP मेथड में तो यही था कि आप ओपनिंग ब्लॉक, मतलब WDP मेथड में आपको क्या फॉलो करना था, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, जहां पर आप ओपनिंग WDP और ब्लॉक लेके ABC ऐड करने वाले थे, मनी पेपर माइनस करने वाले थे और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने वाले थे। और बेटा अगर आप मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन होते थे तो आपको क्या मिल जाता था, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एडिशनल डेप्रिसिएशन। बेटा अगर आपको नॉर्मल वाला डेप्रिसिएशन हाफ मिला है तो एडिशनल भी कितना मिलता है, हाफ, और बचा हुआ हाफ कब मिलता है आपको, अगले साल। ये भी क्लियर था आपको? अब बेटा मैं आपको बता दूं SLM मेथड, आपने बताया SLM मेथड बड़ा सिंपल सा एक मेथड पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए अभी आप मुझे आंसर कर देंगे, 100 रुपए का कॉस्ट थी और 10 साल की यूजफुल लाइफ है। आप तो मुझे डेप्रिसिएशन बताइए जल्दी से चुपचाप। सर डेप्रिसिएशन सर पहले साल का डेप्रिसिएशन 10, बेटा मैं तो 5वें साल का पूछ रहा हूं, 10। सर 9th ईयर का भी 10, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना, 10। ध्यान से सुनना बेटा, SLM मेथड बहुत इजी था, लेकिन इससे रिलेटेड मुझे आपसे 2-3 केसेस डिस्कस करने। मान लीजिए बेटा आपके एसेट की WDP है 80, इस 80 रुपए की चीज को आपने सेलिंग प्राइस आपने 72 है, 80 रुपए की चीज को आपने 72 में बेच दिया, फायदा है या नुकसान, नुकसान। बेटा इस नुकसान को आप नुकसान नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन आज आपके सामने 3 टाइप के हो चुके हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन और टर्मिनल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ SLM मेथड। क्लियर है आपको? अच्छा सेकंड चीज, केस नंबर 2, अगर बेटा 80 रुपए की चीज को आपने 89 में बेच दिया, इस बार बेटा आपने कमा लिया। सर जो 9 रुपए कमाए वो क्या कहलाएंगे, बैलेंसिंग चार्ज। बेटा इस 80 रुपए की चीज को मैंने आप लोगों को बेच दिया और जब मैं आपको बेचूंगा ना तो लूट लूंगा। 80 रुपए की, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी,
मैंने 100 रुपए का एक असेट खरीदा था, उस 100 रुपए के असेट को मैंने यूज किया तो क्या उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी? यस। आप देखिए मेरे असेट की वैल्यू कम होकर कितनी हो गई थी? 80। बेटा इस 80 रुपए की चीज को मैंने जितने में खरीदा था ना उससे भी ज्यादा में बेच दिया। टैलेंट 117 में बेच दिया। कितना कमाया है सर? 37 रुपए कमाए हैं। लेकिन आपको पता है सर पूरे के पूरे 37 बैलेंसिंग चार्ज नहीं कहलाएंगे। एक पार्ट होगा कैपिटल गेन और दूसरा पार्ट होगा बैलेंसिंग चार्ज। और मैं आपको बताऊं 80 से 100 तक मतलब 20 रुपए हो जाएगा बैलेंसिंग चार्ज और 100 से ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा आपका कैपिटल गेन। किस किस को ये बात क्लियर है कि कुछ पार्ट इसमें क्या आने वाला है? बैलेंसिंग चार्ज और कुछ पार्ट क्या आने वाला है? कैपिटल गेन। अगर बेटा क्लियर नहीं हो तो एक बार इस कांसेप्ट को जाके चेक करना प्लीज एसएलएम मेथड के अंदर इस वाले केस को। इसके बाद बेटा इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज है थोड़ी सी टेक्निकल है, सीए फाइनल से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आज, आपको वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आप लोग के लिए। मान लीजिए बेटा वोडाफोन का अमेलगमेशन हो गया था किसमें? वोडा आइडिया। आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन पुराने को मिलेगा या नए को मिलेगा या दोनों को मिलेगा? सर पहले साल सर पुराने वाले सालों में वोडाफोन को मिल रहा था, जिस साल अमेलगमेशन हो रहा है दोनों को मिलेगा, और आने वाले सालों में किसको मिलेगा? वोडा आइडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर इन विच अमेलगमेशन या फिर मर्जर वगैरह हो रहा हो। जिस साल में दो कंपनी आपस में मिल रही है उस साल क्या होने वाला है? तो बेटा मैं आपको बता दूं वोडाफोन को भी मिलेगा, वोडा आइडिया को भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं आपको सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मतलब आप ऐसा सोचोगे ही नहीं कि अमेलगमेशन डीमर्जर वगैरह कुछ भी हुआ है। बेटा आप तो बिना दिमाग लगाए क्या कैलकुलेट कर लेना? डेप्रिसिएशन। जो भी आपका डेप्रिसिएशन आएगा ना उसको आप नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग बांट देना। जितने दिन ये एग्जिस्टेंस में थी उतने दिन का डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा वोडाफोन को, और जितने दिन वोडा आइडिया थी उतने दिन का कैसे मिलेगा वोडा आइडिया। एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मान लीजिए बेटा नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका आया है 3,65,000 और बेटा वोडाफोन 200 दिन तक थी और ये 165 दिन तक थी, तो सर वोडाफोन को 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा और इसको कितना मिलेगा? 1,65,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? आपको नहीं टेस्ट किया जाएगा लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहे। आप क्या करोगे अमेलगमेशन वगैरह केस में? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन नॉर्मली, देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा दैट वाज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन। लेकिन एक जाते जाते एक कंसेप्ट और मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। आपने एक सेक्शन पढ़ा था 43 सबसेक्शन 1, इसका नाम था एक्चुअल कॉस्ट। सिर्फ लॉजिक में बात करेंगे बेटा, सिर्फ लॉजिक मतलब बहुत सिंपल वे में बात करेंगे क्योंकि ज्यादा कोई रेलेवेंट सेक्शन था नहीं हमारे पास। 43(1) क्या बोलता था सर? परचेज प्राइस ले लो और जो भी खर्चे हैं पुट टू यूज तक के सब क्या ले लो। आपको पता है अकाउंट्स में भी तो यही होता था कि सभी खर्चे कैपिटलाइज होते थे लेकिन बेटा पुट टू यूज तक के नहीं होते थे। कब तक के होते थे? रेडी टू यूज। इनकम टैक्स रेडी टू यूज को किससे रिप्लेस कर देता है? पुट टू यूज से। तो इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि आपका असेट जो है ना उसमें आप बेटा जो भी खर्चे हैं पुट टू यूज तक के उसको क्या कर दो? कैपिटलाइज। एक सेकंड एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज आंसर करिएगा। आपने एक मशीन खरीदी है, आलू से सोना बनाने वाली, 100 रुपए की मशीन है। ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपए की मशीन है, आलू से सोना बनाएगी। 100 रुपए की आपने मशीन खरीदी है, बच्चे ध्यान से सुनना, आपने इसकी टेस्टिंग करवाई। बेटा आप ऐसी मशीन खरीद के लाए हो, इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकालोगे तो क्या टेस्टिंग बनती है उसकी? ध्यान से सुनिएगा बच्चा, आप पता है टेस्टिंग करने के लिए 100 की जगह यार इस मशीन को अपन 1000 की कर देते हैं। सब लोग फोकस करना है, एग्जाम्पल को जानबूझ के ऐसा बना रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में ये चीज लिंक कर पाए। 1000 रुपए की आपने एक मशीन खरीदी है, बेटा टेस्टिंग के लिए आप आलू लेके आए हो 2 किलो 40 रुपए के। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्या ये पुट टू यूज तक का खर्चा है? यस। आप मुझे बताओ ना, मशीन 1000 की मानोगे या 1000 प्लस आलू? 1000 प्लस आलू। अच्छा एक चीज बताइए, गवर्नमेंट ने बेटा सब्सिडी दे दी 200 रुपए की, उसको क्या कर दोगे? माइनस। बेटा आप है ना मशीन चेक कर रहे थे, 2 किलो आलू लाए थे आप, इधर से आपने आलू डाला, इधर से भी आलू ही निकल गया। तो बेटा जो आलू निकला अब आप उसको पका भी नहीं सकते, अब आपको उसको बेचना पड़ा, तो आपने सेल ऑफ आलू। तो बेटा 40 रुपए के लाए थे, 20 रुपए स्क्रैप वैल्यू बची थी, कितनी हो जाएगी? 820। मैं आपको पता है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पुट टू यूज तक के सभी खर्चे आप कैपिटलाइज कर दोगे, लेकिन 2 चीजें आपको माइनस भी करना पड़ेगी। फर्स्ट इज सब्सिडी, सेकंड इज सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। अगर ट्रायल रन में कोई प्रोडक्ट गलती से बन जाए तो जितने में बेचा वो आप क्या कर दोगे? माइनस। किस किस को ये बात क्लियर है? नोट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको बता दूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए वेरी गुड, सेक्शन नंबर 43(1)
इसके बाद बेटा, इसके बाद अपन बात करेंगे, इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। एक सेक्शन आपने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 50। बेटा दो चीजों की लड़ाई होने वाली थी, सिर्फ कंसेप्ट बता दीजिएगा, डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल गेन। डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल गेन, आप डेप्रिसिएशन को जिताओगे या कैपिटल गेन, या इट डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्ट्स। किस पे डिपेंड करेगा सर? आप तो मुझे एक काम करो, आपके सामने केसेस बता देता हूं बेटा। असेट है, WDB भी है, किसको जिताओगे? डेप्रिसिएशन। बेटा असेट नहीं है, WDB है, असेट है, WDB नहीं है, दोनों नहीं है। ये कंसेप्ट आपको एब्सोल्युटली क्लियर होगा। आप लड़ाई करोगे और चेक करोगे कि अगर असेट होगा या अगर बेटा दोनों होंगे ना तो ही कौन जीतेगा? डेप्रिसिएशन। बाकी सभी केस में कौन जीतने वाला है? अपना कैपिटल गेन। अगर बेटा किसी बच्चे को अगर इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो या तो वो मुझसे पूछ ले सेपरेटली, और नहीं तो बेटा एक बार रिवाइज कर ले इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस को। सेक्शन नंबर 50 मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए इसके बाद बेटा इधर ध्यान से एक बार बेटा सेक्शंस बता दीजिए, अभी तक अपन ने कौन कौन से सेक्शंस देखे हैं। सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 29 हाउ टू कंप्यूट पीडीपीपी, सेक्शन नंबर 30 रेंट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, 32 डेप्रिसिएशन, और ये कौन सा था? 43(1) एक्चुअल कॉस्ट, और सेक्शन 50 सेल ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। अब बेटा ध्यान से सुनना, जिस वजह से अपन रिवाइज कर रहे हैं ना, अब उन सेक्शंस की झड़ी लगने वाली है बेटा। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 35, देखना आप लोगों को सब कुछ याद होगा अच्छे से। सेक्शन नंबर 35 नाम बता दीजिए बस मुझे सिर्फ। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। क्या ये करना अच्छी बात है? यस सर। तो बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च, आपको एक चीज बताऊं, मुझे नहीं मालूम आपने फोकस किया या नहीं किया, या आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया। बेटा ये सेक्शन नंबर 35 है ना, सेक्शन नंबर 35 की जो सीरीज चल रही है ना, ये सीरीज हमेशा स्पेशल है। आप देखिए ना, ये सीरीज है ना कुछ अलग ही बात करती है बेटा। जैसे सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 35, आपको पता है 35 के बारे में खास बात क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 100% हर कोई देता है। ये आपको वादा कर रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन देगा बेटा। देयर इज समथिंग स्पेशल इन एवरी सेक्शन 35 की सीरीज के हर सेक्शन में कुछ ना कुछ बात खास है। आपको पता है 35 में क्या खास है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना डिडक्शन दिलवाएगा आपको? 100%। एक काम करिए ना, साइंटिफिक रिसर्च में आप खर्चा दो टाइप से कर सकते हो। पहला तो आप इन हाउस खर्चा कर सकते हो, सेकंड आप आउटसोर्स कर सकते हो। बेटा अपन तो बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। डोनेशन अगर आपने किया है अप्रूव्ड राहुल आईसीयू, व्हाट डज आर मींस? रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर आपने डोनेशन दिया है आईआईटी नेशनल लैबोरेटरी को, या फिर आपने डोनेशन दिया है अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, आपको कितना परसेंट डिडक्शन मिलने वाला है? 100%। वापस से सुन लीजिए, इन हाउस, आउटसोर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसोर्स। अगर आपने डोनेशन बेटा अप्रूव्ड राहुल आईसीयू मतलब रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर आपने डोनेशन दिया है आईआईटी नेशनल लैबोरेटरी, या फिर अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, सभी केस में आपको क्या मिलने वाला है? 100% डिडक्शन। अच्छा ये तो था आउटसोर्स। आउटसोर्स तो बड़ा इजी था, पता है? इन हाउस, इन हाउस और ज्यादा इजी है। इन हाउस में खर्चे दो टाइप के हो जाएंगे, प्री और पोस्ट। प्री में मैक्सिमम कितने सालों के डिडक्शन मिलेंगे आप बताइए मुझे? प्री में मैक्सिमम कितने सालों का डिडक्शन मिलेगा? 3। अच्छा खर्चे कितने टाइप के होंगे? 2, रेवेन्यू और कैपिटल। सर रेवेन्यू में सिर्फ 2 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट इज सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटेरियल, और बेटा कैपिटल में हर खर्चे का डिडक्शन मिलेगा सिर्फ एक को छोड़ के, लैंड। क्लियर है आपको ये? अच्छा एक और चीज, ये तो था प्री। पोस्ट में भी क्या होगा सर? पोस्ट कमेंसमेंट में भी खर्चे 2 टाइप के होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। सर रेवेन्यू सारे खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कैपिटल में सभी खर्चों का मिलेगा, एक को छोड़कर लैंड। किस किस को सेक्शन नंबर 35 क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से याद भी था। अच्छा एक चीज बेटा, जिस टाइम पे मैंने डोनेशन दिया उस टाइम पे विक्रमादित्य अप्रूव था, उसके बाद अगले दिन वो अनअप्रूव्ड हो गया, क्या उससे मेरे डिडक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अच्छा आपको पता है होने क्या वाला है बेटा? ध्यान से सुनना, आज अपन थोड़ा सा लिंक करेंगे इसको पीडीपीपी से। सेक्शन 35 में आपने बेटा 5 करोड़ की एक बिल्डिंग खरीदी है, 2 मिनट अज्यूम कर लीजिए, 5 करोड़ की एक बिल्डिंग। कायदे से इस पे आपको क्या मिलना चाहिए था? डेप्रिसिएशन। लेकिन आज इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा या इस पे डिडक्शन मिल जाएगा 100%? इस पे क्या मिल जाएगा? 100% डिडक्शन। बेटा व्हाट डज इट मींस? जब आप ये पीडीपीपी बना रहे हो ना, तो 35 के अंदर पता है कितना आने वाला है? 5 करोड़ रुपए। जब आप पीडीपीपी बनाओगे बेटा, वैसे इस पे डेप्रिसिएशन आता है, लेकिन आज पता है क्या आने वाला है? पूरा 5 करोड़ रुपए बिल्डिंग की कॉस्ट का आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अच्छा एक चीज, अब बेटा क्योंकि 5 करोड़ पे आपको डिडक्शन दे दिया है, क्या आप डेप्रिसिएशन मांगने की हिम्मत करोगे? क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मांगोगे? नहीं।
क्लियर है आपको सेक्शन नंबर 35? अच्छा, सेक्शन नंबर 35 के बाद आपने एक सेक्शन पढ़ा था 35D, इसको लास्ट में उठाते हैं बेटा। सबसे पहले आइए 35DDA। सेक्शन नंबर 35DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बेटा सरकार ने, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को ऑफर किया जाता है कि आप लोग रिटायर हो जाइए, हम आपको कुछ कंपनसेशन पे करेंगे। मान लीजिए बेटा आपको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन पे किया जा रहा है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है 1 करोड़ का क्या डिडक्शन मिलना चाहिए? यस, आपको पता है इसका डिडक्शन आज के आज मिलना चाहिए था, लेकिन ये कौन सी सीरीज का सेक्शन है? 35 की डी। मैंने आपको बताया था कि अगर सेक्शन 35 की डी से स्टार्ट हो रहा है तो उस पे आपको एक बार में नहीं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। आप मुझे बताइए 1 करोड़ आज के आज मिलेगा क्या? नहीं, आपको ईयर 1 में मिलेगा 20, ईयर 2 में 20, फिर 20, फिर 20 और फिर 20। क्या मैं इसको एसएलएम मेथड बोल सकता हूं? इक्वल मतलब एसएलएम ही होता है बेटा, इक्वल मतलब एसएलएम। अरे यस और नो? आपको पता है 35 डीडीए, क्योंकि 35 की सीरीज का सेक्शन है और इसमें खास पता है क्या है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 35 डीडीए में खास क्या है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अभी रिसेंटली एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें 35 डीडीए नाम का एक खर्चा गिवन था वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का। तो आपको पता है, ध्यान से सुनना, आपको क्या याद रखना है? जो भी आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे खर्चा इंकर करोगे, आपको उसका एक बार में नहीं कितनी बार में डिडक्शन मिलेगा? 5। और ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सेक्शन याद रहता है तो वो आपको खुद बता देगा 35D। अगर डी से स्टार्ट हो रहा है मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट? 5। क्लियर है आपको ये बात? अच्छा, सेकंड चीज, इसके बाद आपने एक और सेक्शन पढ़ा बेटा, दैट सेक्शन, वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, सेक्शन नंबर 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। कुछ बिजनेस बेटा सरकार के लाड़ प्यार के अंदर बड़े हो रहे हैं। कौन कौन से बिजनेस हैं? कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, होटल विद 2 स्टार और मोर, हॉस्पिटल विद 100 पेशेंट बेड और मोर, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, इनलैंड कंटेनर स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, बी कीपिंग, warehousing facility for sugar, slurry pipeline for transportation of iron ore, semiconductor wafer fabrication manufacturing unit और new infrastructure facility। जी ये 14 बिजनेस के बारे में आपको पता है 35AD क्या खास चीज बोलता था? बताइए मुझे। 35AD बोलता था 100% डिडक्शन ले लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एक्सेप्ट फॉर लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कैश 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिडक्शन लेने के बाद, बेटा ध्यान से सुन लो सब लोग, जल्दी से कंपाइल कर रहा हूं मैं। अगर आपने बेटा डिडक्शन लेने के बाद इस असेट को बेच दिया तो आपको इंटायर सेल्स प्राइस क्या होने वाली थी? टैक्सेबल। अच्छा, ये जो असेट है स्पेसिफाइड बिजनेस का, आप इसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में कम से कम कितने साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते थे? 8। अगर आप करते थे तो कुछ अमाउंट क्या होता था? टैक्सेबल। कैसे निकालते थे? डिडक्शन क्लेम माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन जितना मिलना चाहिए था, माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये अमाउंट आपका क्या होने वाला था? टैक्सेबल। बेटा जो अमाउंट आपका टैक्सेबल होने वाला था यही आपके नॉर्मल वाले बिजनेस की क्या बनने वाला था? एक्चुअल कॉस्ट, मतलब उस पे आपको क्या मिलने वाला था? डेप्रिसिएशन। सेक्शन 35AD, अरे यस और नो? बिजनेस न्यू होना चाहिए, प्लांटेड मशीनरी न्यू होना चाहिए, सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी चल सकती है लेकिन कितने तक? 20%। अच्छा, इंपोर्ट करके लेके आए हो तो भी आपको पुरानी मशीन चल सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज वापस से बता रहा हूं बेटा, आप गलती करोगे यहाँ पर, आप एडिशनल डिप्रिसिएशन और 35AD को लिंक कर दोगे आपस में और गलत कर दोगे। तो यार ये 35AD के बारे में याद रखना। और 35D कौन सा था? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एक बार शॉर्ट में डिस्कस करके खत्म करते हैं। सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एसएससी के बनने से पहले का खर्चा प्रिलिमिनरी, एसएससी के बनने के बाद उसके न्यू बिजनेस से स्टार्ट होने से पहले का खर्चा भी क्या कहलाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आपको पता है क्या याद खास था? 35D बेटा सेक्शन ही खास है। 35 कौन सा है? डी। मतलब एक इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी या 5। और आपको पता है यहाँ पर लिमिट थी इंडियन कंपनी के केस में एक्चुअल विद 5% ऑफ सीओपी और सीई व्हिचएवर इज हायर, और उसको मतलब 2 लेयर ऑफ कंपैरिजन था। और इधर अगर अपन बात करें अदर रेसिडेंट के केस में तो था एक्चुअल और 5% ऑफ सीओपी, व्हाट वाज सीओपी? अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट वाज कैपिटल एम्प्लॉयड? लॉन्ग टर्म। बेटा कंपनी के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया गया है, चाहे वो शेयर से आया हो, चाहे वो डिबेंचर से आया हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, मतलब कोई भी पैसा जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया गया है उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक काम करिए ना यार, मुझे 35D में मजा नहीं आया, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। इधर सेक्शन नंबर 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी नहीं, किसी भी एसएससी के बनने से पहले का खर्चा प्रिलिमिनरी। एसएससी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड खर्चा भी क्या कहलाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। आपको पता है सेक्शन 35D का बेनिफिट विल बी
अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट एसएससी, सिर्फ हमारे इंडियन लोगों को मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको पता है इंडियन कंपनी के केस में कुछ और है और अदर रेसिडेंट के केस में कुछ और है। सबसे पहले अदर रेसिडेंट, एक्चुअल विल बी कंपेयर्ड विद 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिचएवर इज लोअर। अच्छा, इंडियन कंपनी 5% ऑफ सीओपी विल बी कंपेयर्ड विद 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज हायर। उसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल से और क्या लोगे, व्हिचएवर इज लोअर। जितना भी एलिजिबल डिडक्शन आएगा एक बार में नहीं 5 बार में आपको अलाउड होगा, क्योंकि सेक्शन कौन सा है 35 का डी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आई होप पीडीपीपी आपके ग्रिप में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो एक बार आप ना रिवीजन लेक्चर देखिएगा यूट्यूब पर। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।